वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चौथे लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है, कितने प्रकार के प्रोपोर्शन होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सा प्रोपोर्शन जो है या कौन सा रेशियो को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, किसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा आप जानते हैं कि मैं जब भी कोई कंसेप्ट कराता हूं तो पूरा का पूरा हर लेवल का क्वेश्चन टच करता हूं और कंसेप्ट को मैं जीरो से लेके उसके अपर लेवल तक मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप यहां पहुंच गए हैं तो बस धैर्य बना के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए ताकि और लोगों को भी हमारे इस मुहिम का लाभ मिले। यहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक जितने भी मैथमेटिक्स आएंगे आपके स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे, मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रोपोर्शन होता क्या है। सो प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होता है दैट स्टेट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। यानी अगर दो रेशियो इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। बट जरा उसे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसे मैथमेटिकली देखना चाहो तो लेट कर लेते हैं, है ना, फर्स्ट रेशियो की हम बात करते हैं। राइट, फर्स्ट रेशियो की बात करते हैं, बिकॉज रेशियो बनाना हम लोग सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट रेशियो ए और बी है। सेकेंड रेशियो भी जरा बात कर लो। तो सेकेंड रेशियो क्या होगा, यहां पे हम बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। राइट, तो सी इज टू डी होगा। ये कहता है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन तब कहे जाएंगे जब ये दोनों बराबर हो जाए। कहने का मतलब ए और बी रेशियो इज इक्वल टू सी रेशियो डी। वैसे आपको ये भी मैंने बताया था कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी यानी ऐसा भिन्न में लिख सकते तो, और दोनों सेम वैल्यू को रखता था। राइट, अब जरा यहां पे आ जाओ, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, सी बाय डी। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या मिलने वाला है कि ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के इक्वल हो जाए। ए बाई डी जो है वो सी बाई डी के इक्वल हो जाए, तब ये दोनों रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन कहे जाएंगे। उनको प्रोपोर्शन कह सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही अगर ये रेशियो इक्वल हो जाए और इसे प्रोपोर्शन में कहेंगे तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ए इज टू बी रेशियो सी इज टू डी, ऐसा लिखते हैं। ये बातें हैं। और यहां से देख के आप एक ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको ए डी और यहां से आपको बी सी ये भी मिलेगा। यानी अगर कोई चार नंबर जो है इस तरीके से जिसको लिखा जा सके तो यहां पर एक चीज हमेशा आता है कि अंदर अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग मीन। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हमेशा इक्वल होता है बाहर बाहर वाला जो नंबर है उनका। तो उसे क्या बोलेंगे, बाहर वाले को प्रोडक्ट करेंगे तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बाहर में होता है यानी अंतर रेशियो, है ना, अंतर नंबर का जो गुणनफल होता है उसे, और उसे बाह्य नंबर का, यानी मीन का मतलब कौन कौन सा नंबर का प्रोडक्ट हुआ। तो यहां पे देखोगे आप क्या मिलने वाला है, बी इंटू सी, और यहां से क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या मिलने वाला है, ए इज टू डी, ये मिलने वाला है। यहां तक समझे कि नहीं आप लोग जी। अच्छा, ये कैपिटल स्मॉल में कभी कोई कंफ्यूज मत करना, ये ह्यूमन एरर की वजह से मैंने लिख दिया। वैसे आप इसे स्मॉल डी भी लिखो या कैपिटल डी लिखो, एक ही बात होता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ स्मॉल डी। राइट, क्या लिखता हूँ उसे, स्मॉल। अब समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ गया, ये बात अभी आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा है, ऐसा तो मैं जानता हूं, लेकिन इसकी कितनी यूजफुलनेस है ना, ये जब मैं आगे कराऊंगा तो समझ में आएगा। उस समय आपको लगेगा सर ऐसे आपने कैसे कर दिया, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं देते हो। यानी कभी भी किसी भी चार नंबर को अगर आप प्रोपोर्शन में देखना चाहते हो तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्या दिखाओगे। मैं अगर चार नंबर बोलूं, एक 5, 8, है ना,
10 और 16। अगर मैं पूछूं कि बताओ ये चारों नंबर जो मैंने दिए हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, जरा मुझे बता दो, मुझे बता दो। तो आप कैसे चेक करोगे? तो चेक करने के लिए आपको बस यही रखना पड़ेगा कि जो पहले दो नंबर है उनका रेशियो निकाल लो, तो 5:8, और अगला दो नंबर जो है इसका रेशियो निकाल लो, तो इसका तो क्या मिलना है, 2 से कर दो इसको, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी आगे लास्ट के दो नंबर का रेशियो 5:8 है और इसका भी 5:8 है, यानी ये चारों नंबर जो दिया गया है, चाहे वो 5, 8, 10 और 16, ये चारों क्या है, प्रोपोर्शन में है। समझ में आया? एक और तरीका था कि बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई 10 88 और बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई 16 85, ये भी होना चाहिए। वही प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई होप कि ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये समझ गए हो तो जरा मुझे बताओ चेक करके, इसमें जो 4 एग्जांपल मैंने लिखे हैं इनमें से कौन कौन डायरेक्ट मतलब ये प्रोपोर्शन में है और कौन कौन प्रोपोर्शन नहीं है, जल्दी से बताओ। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर की बात करूं, है ना, सबसे पहला नंबर की बात करूं, तो हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, या फिर पहले दो नंबर का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो जाए, जो आपको है, तो मैं प्रोडक्ट वाला रूल ज्यादा प्रीफर करूंगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा यहां से, यानी अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, तो 9 into 4 यानी 36, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, जल्दी से कोई बताएं, बताओ कौन कौन नंबर है, 3 और 12, चलिए ठीक है, तो 3 into 12 यानी ये भी क्या हो गया, 36। देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब जो पहला नंबर जो दिया गया है ना, ये प्रोपोर्शन में है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर सकते हो, और 2 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन जब निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 10 into 15, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जब निकालोगे तो ये क्या मिलने वाला है, 5 into 30। तो क्या 10 into 15 और 30 into 5 बराबर होता है, तो 15 को 10 से करोगे तो 150 और 30 को 5 से करोगे तो 150, तो ये देखो दोनों बराबर है, तो उस बेसिस पे ये भी हो जाएगा। और ये 8 को 3 से 24 और 12 दूना 24 ये भी है, 18 दूना 36 और 6 छक 36 ये भी है। तो ये चारों के चारों जो दिया गया था वो क्या है, प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन से मैं अपने तरफ से देता हूं, जरा बताना मुझे, ठीक है, कि 3:4 और यहां मैं बता देता हूं 5:6, क्या ये जो नंबर लिखे गए हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो चेक करिए इसको। चेक करने का क्या रूल था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालना होगा, और वो 4 into 5 होता है और ये 20 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाल लो, ये क्या होता है, 3 into 6 हो गया, यानी 18। और आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो पांचवा एग्जांपल मैंने दिया ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये सही प्रोपोर्शन में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही पूछेंगे, ऐसे ही 4 नंबर लिखेंगे जिसमें से 3 प्रोपोर्शन में होगा और एक नहीं होगा, या 3 नहीं होगा एक होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाया जाएगा। क्लियर है? अब चलिए इससे और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जैसा आप जानते हो कि मेरी ये फितरत है कि मैं यहां से अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाऊं और आपको सॉल्व कराऊं। यहां पर ध्यान से देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी सब्जेक्टिव रूप में मैंने लिया है, आप इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से भी बना सकते हो, बट अगर आप सब्जेक्टिव चीज को समझ चुके ना, ऑब्जेक्टिव सीखने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि पूरा कंसेप्ट बिल्ड होता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या होता है, उस कंसेप्ट का आप तोड़ मरोड़ के जैसे यूज करना है करो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन जरा एक बार रीड करते हैं कि a प्लस बी जो है वो m इंटू बी के इक्वल है, एंड 1/a प्लस 1/d, सॉरी 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m/c है। अगर ये दोनों कंडीशन आपको गिवन रहे तो आपको प्रूव करना है कि ये जो चारों नंबर यूज हुआ है, ए बी सी और डी, ये चारों के चारों जो है वो प्रोपोर्शन में है। ये कैसे साबित करोगे, कैसे प्रूव करोगे, तो एक बात, अब ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होगा, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या दिखा दें कि ये बात हो जाएगी,
अभी बोलोगे, अभी आपने बताया था कि अगर कोई 4 नंबर ऐसे दिया जाए ए बी सी और डी, और ये अगर प्रोपोर्शन में होगा ना, तो ये हमने बताया था कि ए और बी का जो रेशियो होता है सी और डी के रेशियो के बराबर हो जाए, तब ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इससे भी ये प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके जगह पे आप ये प्रूफ कर दो कि अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन और बाहर बाहर वाले, सॉरी कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी है ना, बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन को इक्वल दिखा दो, या फिर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। यानी इन तीनों में से कुछ भी अगर आप दिखाने के लिए कैपेबल हो गए, तो आप कह सकते हो ना कि ये चारों नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में हो। लेकिन ये सब कुछ दिखाना है आपको सिर्फ इस दो रिजल्ट का यूज करके। अब आप जैसे ही यहां से कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसमें डालो, यहां से कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसमें डालो, यही दो तीन तरीके होते हैं कॉमनली। अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट सोचे तो यही करेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहां से वो काम करना शुरू करते हैं, यहां से वो काम करना शुरू करते हैं, और जो गिवन है उसी से काम करते हैं कि 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m/c। आप चाहते तो इसका भी यूज करके शुरू कर सकते थे, मुझे कोई डाउट नहीं था, बट क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मैंने सोचा कि इसी में यूज करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो b और d का एलसीएम निकालोगे तो b इंटू डी होता है, और b करोगे तो हो जाएगा d, और d से करोगे तो हो जाएगा b। आई थिंक ये वाला तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा आने के बाद हमने क्या बोला था कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो क्रॉस में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो कैसे हो जाएगा, तो c इंटू डी प्लस बी एंड m इंटू बी डी, ये बात हम जानते हैं। अब यहां से एक बात और जरा ध्यान से सीख लो, किसी को डी से करेंगे तो सी डी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है ना कि अंदर जाके सबको मिल जाता है, और ये यहां देखोगे तो क्या मिल रहा है, डी इंटू एम बी, ऐसा इसको लिख सकते हैं आगे पीछे करके। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, यहां एक बात ये भी लिखा हुआ है कि a प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, यानी जहां पे एम बी लिखा हुआ है ना, वहां पर a प्लस सी आप लिख सकते हो। चलो तो मैं लिख देता हूं, तो सी डी प्लस सी बी, ये जो है ये d इंटू, इसके जगह पे a प्लस सी लिख दो, a प्लस सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा बता दिया मैंने क्यों, ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो a प्लस सी है ना वो एम बी के इक्वल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। चलो अब जरा सिंप्लीफाई करता हूं इसे, तो सी डी प्लस सी बी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अब एक बात मैंने आपको बताया था कि ये इक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सेम चीजें दोनों साइड से निकाल दो, दोनों साइड से अगर सी डी और सी डी निकाल देंगे तो खत्म। तो इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे इधर बचेगा सी बी और इधर बचेगा ए डी, और जैसे ही सी बी और ए डी ऐसे बच गया, यदि सीबी और एडी ऐसे बच गया तो, और आपको यही प्रूफ करा था, देखो सीबी या बीसी इज इक्वल टू एडी, तो आप ये जैसे ही मिला तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। अब बताओ ये क्वेश्चन आसान था या डिफिकल्ट था, बोलोगे आसान था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। अब बात आता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हाँ, सेम क्वेश्चंस को 4-5 तरीके से मैं चाहूं तो ऑब्जेक्टिव में प्रोड्यूस कर सकता हूं। पहला तो ये बोलेगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m/c, देन फाइंड, देन पूछेगा कि cb जो होगा वो किसके बराबर होगा, देन cb जो है वो किसके बराबर होगा, ये बोल सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि एडी जो है वो किसके बराबर होगा। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो सीबी आपको एडी के बराबर मिला, और एडी जो होगा सीबी के बराबर मिलेगा, ऐसे दो क्वेश्चन प्रोड्यूस करेंगे। ये दो तरीका हो गया। तीसरा क्या होगा कि ये बोल देंगे कि इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन एंड 1/b प्लस 1/d इज इक्वल टू m/c है, देन a प्लस सी किसके बराबर होगा। सेम चीजें, सेम काम करना है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम काम करना है, बट क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके आपको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और आपको लगेगा सर हम तो 10-20 सवाल आप नहीं कराते हो, एक ही दो कराते हो। मैं बहुत कम क्वेश्चन यहाँ करा इसलिए पाता हूं क्योंकि ये ऑफलाइन एक तो होता है, रिकॉर्डेड सेशन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने में आप भी बोर हो जाओगे। लाइव क्लास होता तो मैं इसे कराता, तो जल्दी से आप एक बड़ी सी फैमिली बनाइए, हम लोग लाइव क्लास जब लिया करेंगे तो देखिएगा कि मैं ऐसे ऐसे कितने सारे सवाल लेके आऊंगा, और आपके सामने जब सॉल्व कराऊंगा, आप जब कमेंट में अपना रिस्पॉन्स भी दोगे तो आपको लगेगा कि एक अलग लेवल का सीखना है। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे,
और यहाँ पे ही पढ़ेंगे, इसी चैनल पे पढ़ेंगे टीआर संजीत रोशन टीएसआर के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। और शुरू से अंत तक हर एक एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी, चाहे आप हर एक बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, कोई यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, है ना, कहीं का बिहार बोर्ड हो, है ना, कहीं का भी जहां भी ये मैथ्स आता है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, किसी में एक दो टॉपिक आते हैं, किसी में नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि सारे टॉपिक को ही करा दूं, ताकि जिसके बोर्ड में जो जो आता है वो आराम से देख लो। सारे का प्लेलिस्ट में बना के दे रहा हूं, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है। चलो अब एक और क्वेश्चन, हाँ चलो ये भी देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है कि ए बी सी डी जो है, ध्यान समझिए, सी डी जो है आर इन प्रोपोर्शन। ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शन में, तो आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए इसके बराबर होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एबीसीडी प्रोपोर्शन में अगर होता है, तो आपको एक बात पता है ना कि बीसी जो होगा वो एडी के बराबर हो जाएगा। बीसी जो है वो एडी के, अब इसका यूज करो इसमें भी और इसका यूज करो इसमें भी, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो एक कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और ये भी सिंप्लीफाई होकर एक वैल्यू मिलेगा, और दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके लिए, इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह दोगे कि ये दोनों इक्वल है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसी रिजल्ट का आपको यूज करना है, ये काम सारे के सारे करने हैं। वैसे इन सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, अगर मैं थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा ना, तो मैं लास्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा, इसके अगले लेक्चर में कराऊंगा कि जो प्रोपोर्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज का क्लास कर लिया, तो ये सब जो सवाल है ना, 25 से 30 सेकंड जितना आपको लिखने में टाइम लगे, इसको करने का कोई टाइम नहीं लगेगा। बट आज अभी आप लोग इसको इस मेथड से करना कि इसमें से ए बी सी डी का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करके देखना, बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले क्लास में जब बनाऊंगा प्रोपोर्शन का, तो इसी को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो अब ये बेसिक प्रोपोर्शन आपको समझ आई थिंक हो गया होगा कि प्रोपोर्शन होता क्या। चलिए अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां अगर आपने समझ लिया ना, तो जो यूनिटरी मेथड और जो बहुत सारे जो छोटे मोटे क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस होते हैं, वो ऐसी चुटकियों में निकल जाएंगे। रेशियो इतना आसान टॉपिक मत समझो। रेशियो जो है ना, पूरे चैप्टर को का बैकबोन है, यानी इसको अगर आपने समझ के कर लिया ना, तो 10-20 चैप्टर तो ऐसे ही निकल जाएंगे इसी के साथ आपको। ठीक है, ऐसे ही निकल जाएंगे छोटे छोटे चैप्टर जो आप निकालते हो। तो चलो करते हैं कि दो क्वांटिटी अगर आपने लिया, एक एक्स लिया एक वाई लिया, दोनों को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ऐसा तब बोलेंगे कि अगर एक्स को बढ़ाएं तो वाई भी बढ़े, यानी दो क्वांटिटी है, एक एक्स और एक मान लो वाई है। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा कि अगर एक्स को बढ़ाएं तो वाई भी बढ़ना चाहिए। एक्स को अगर इंक्रीज करें तो वाई भी इंक्रीज करे, और एक्स को अगर डिक्रीज करें, कम करें, तो वाई भी वो कम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं कि 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपया है, तो अगर 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा, दाम मत बताना, ज्यादा होगा 25 रुपये से या कम होगा। तो बोलोगे सर आपने क्वांटिटी को 5 से 10 किया, तो जो टॉफी का जो प्राइस होगा वो भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली एक से ज्यादा सामान लोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 5 टॉफी जो है उसका दाम 25 रुपया है, तो मुझे बताओ 10 टॉफी का दाम कितना होगा, ये अगर मैं पूछूं, तो अभी आपको बहुत तरीके से निकालना पड़ेगा। बट जब अभी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक बार रूल सीख लोगे, तो आप एक चंद मिनट में, चंद सेकंड में आप बता सकते हो कि ये कितना होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला रहेगा। अब मुझे पता आपको 50 रुपया होगा, बट वो 50 तुरंत कैसे निकालेंगे, अभी आप इससे सीख सकते हो। बट एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का समझ में आया। हाँ, ये बात। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली बात क्या होता है कि ये क्वांटिटीज में चेंज होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो क्वांटिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए कि रेशियो हर एक बार सेम हो। क्वांटिटी कम करो या बढ़ाओ मुझे मतलब नहीं है, बट जितना क्वांटिटी बढ़ाए उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, या जितना क्वांटिटी पहले बढ़ाए दूसरी क्वांटिटी घटेगी। बट हर बार जो क्वांटिटी का और एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी का रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं जरा समझना। तो पहले तो समझ में आया कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये कह सकते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं,
तो एक कांस्टेंट आता है और सिंपल तरीके से अगर y को इधर ले आया जाए तो ये कौन सी कांस्टेंट के वैल्यू, और ये जो k होता है ये पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है, याद रखिएगा हमेशा। यानी क्या करना है आपको, जो क्वांटिटी पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का रेशियो निकाल दोगे ना, हमेशा सेम होगा। ये तो हो गया एक क्वांटिटी के लिए। अब इसी तरीके से अगर ऐसा हम आपको बोले, ध्यान से समझिएगा कि एक टाइप का जो क्वांटिटी, जो x1 टाइप का जो था ना क्वांटिटी है ना, वो मान लो कि y1 टाइम्स है, और एक मान लो x2 टाइप का सेम चीजें हैं और वो y2 टाइम्स है। तो यहां से आप क्या कह सकते थे, जैसे यहाँ दो क्वांटिटी x और y था ना, ये x1 y1 और x2 y2 था, तो यहां से अगर आप रेशियो निकालते हो x1 अपॉन y1, ये k होना चाहिए, और यहां से भी अगर आप निकालते हो x2 अपॉन y2, ये भी k होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नियम क्या बताता है कि ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए, तो सेम होंगे तो सेम पॉजिटिव नंबर के इक्वल होंगे, और इन दोनों से को आप कंबाइन करके आप क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि x1 अपॉन y1 जो होगा वो इक्वल होगा x2 अपॉन y2 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल वही बताया मैंने कि 5 चॉकलेट का दाम, अब इसका यूज करके इस सवाल को सॉल्व करो। मैंने कहा था 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का दाम 25 रुपया है। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 चॉकलेट, यानी क्वांटिटी दिया गया है 10, तो इसका दाम कितना होगा, तो मान लो x। अब यहां से आपको x का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको पता है 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, और 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250। तो x का निकालने के लिए दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, और दोनों साइड 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50, और यही मैंने बताया था कि x का मान 50 है। तो ऐसे आप कितने तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब मान लो कोई 3 क्वांटिटी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, तो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि y1 y2 एंड y3 जो है y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, और x1 x2 x3 जो है वो x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, तो आप उसको कैसे लिखते, तब आप उसको ऐसे लिखते x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, और अगर और लोगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी, अगले क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी, और चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हर एक रेशियो आपस में सेम होंगे, इसलिए हम सारे रेशियो को सेव कर दिए, और ये हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। चलो इसी के एप्लीकेशन पे एक आध एग्जांपल देखता हूं, ताकि आपको एक कंसेप्ट और समझ में आए। चलो एक उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ये क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया और ज्यादा क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ है, वो 5 मीटर अगर आप खरीदते हो तो आपको 210 रुपया। देखो, तो एक क्वांटिटी तो है, क्या एक क्वांटिटी है, और ये दूसरी इसकी क्या बोल सकते हैं, दूसरी एक तरीके का इसका प्राइस है, तो ये दो अलग चीज है ना। तो क्वांटिटी और प्राइस का जो रेशियो होगा ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप 10 मीटर कपड़े की बात करोगे ना, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये ऑब्वियस हो गया, आपने ये बात फील कर लिया, इसका मतलब ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट हो गया तो आप अब आप जितना भी मीटर कपड़े का बात करोगे, या जितने भी रुपए आपके पास है, उतने रुपये में कितने कपड़े आएंगे, ये सब कुछ आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, वो जो तरीका मैंने बताया उसके बेसिस पे। जैसे एक एक्स टाइप का जो क्वांटिटी है और उसके अकॉर्डिंग वाई टाइप का दूसरा क्वांटिटी है, तो एक्स में जैसे एक्स का मतलब क्या है कि वो कितने मीटर कपड़े हैं, है ना, ये कपड़े का लेंथ दिया गया है, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, और वाई क्या है, उसके प्राइस का दूसरा क्वांटिटी प्राइस है उसका, तो प्राइस है, तो मान लो अगर 2 मीटर लोगे तो y2 देना पड़ेगा, 4 मीटर लोगे तो y3 देना पड़ेगा, 5 मीटर लोगे तो 210 रुपया देना पड़ेगा, 10 मीटर दोगे तो y4 रुपीज देने पड़ेंगे, और 13 मीटर देंगे तो y5 रुपीज देने पड़ेंगे। अब ये जो y2 y3 y4 y5 इनका वैल्यू क्या हो गया होगा, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे एक चीज तो गिवन था, और वो क्या गिवन था कि 5 मीटर कपड़े 210 रुपये में बनते थे, तो इनका जब रेशियो करोगे तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 5 चौके 20 हो गया एक, और 5 दूना 10, यानी 1/42 इज इक्वल टू के। अब आपको पता है कि बाकी कोई भी रेशियो यहां से किसी भी एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी का रेशियो लोगे तो हर बार वो के बराबर, के किसका मान है 1/42 के बराबर होगा। अब कोई सवाल सॉल्व करो, जैसे अगर आपको y2 निकालना है,
तो कैसे करोगे, 2/y2, और ये किसके बराबर होगा, k के बराबर, k का मतलब 1/42 के बराबर होगा, 1/42 के बराबर होगा कि नहीं जी बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, 84 रुपये ही लगेंगे आपको। अगर आप सिर्फ 2 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो सिर्फ 84 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसी तरीके से मान लो 10 मीटर का निकालना है, तो आपको पता है डबल करेंगे तो डबल रेट 420 होना चाहिए, देखो वैसे भी आ जाएगा। तो आपको पता है क्वांटिटी ऊपर में और प्राइस नीचे होता है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में जो निकाला है क्वांटिटी ऊपर और प्राइस नीचे, तो बाकी सारे रेशियो में आप इसी तरीके से लिखोगे, ऊपर में क्वांटिटी को, नीचे में प्राइस को। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा के बराबर होगा ये भी, और के का मतलब 1/42 होता है। अब यहां से भी सॉल्व करो आप ऐसे करके, तो y4 कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 यानी हो गया 420। तो देखो 420 रुपये आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर 5 मीटर कपड़ा 210 में आता है तो 10 मीटर कपड़ा यानी जस्ट डबल कर दिए तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, 420 हो जाएगा। बट निकालने का तरीका कितना यूनिक है, यानी एक बार आपको अगर पार्टिकुलर मिला, उसका रेशियो निकाला, तो बाकी हर बार कोई तो पार्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी के रेशियो से बराबर कर दो, हमेशा आंसर आपको ऐसे ही मिलेगा। अब इस तरीके से आप अगर y4 निकाल लिया, अब मान लो y3 निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो y3 कहने का मतलब किसमें है, यानी 4 मीटर कपड़े हैं तो y3 प्राइस है, और ये k के बराबर होगा यानी 1/42 के इक्वल होगा। और यहां से अगर आप y3 निकालना चाहते हैं तो 42 इंटू 4 होगा, और मल्टीप्लाई करना आपको आई थिंक बढ़िया से आता होगा, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 यानी 168 रुपए y3 का वैल्यू हो जाएगा। y3 कहने का मतलब 4 मीटर कपड़े अगर आप लोगे तो आपको 168 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप y5 निकाल नहीं सकते क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, सेम कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखो, डेली लाइफ पर है ना, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। एक बार देखिए क्या कहता है कि एक ट्रक है जो ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट, और बट ध्यान रखना है इसकी स्पीड हमेशा सेम रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड को यानी उसकी गति हमेशा सेम रखना है, इन्हें की गति बढ़ा दी। तो कहता है कि हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो 5 घंटे में वो कितना चलेगा। तो अब बताओ कि अगर वो 14 किलोमीटर जाने में 25 मिनट लेता है, यानी दूसरा तरीके क्या बोल सकते कि 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि वो 5 घंटे में कितना चलेगा। तो अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या वो ज्यादा दूर जा पाएगा, बोलो हाँ बिल्कुल, टाइम बढ़ाएंगे तो ज्यादा दूर जाएगा, क्यों, अरे भाई सेम स्पीड से आप सोचो ना, क्या आप घर से कहीं जाते हो स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन, तो घर से जाने में अगर मान लो कोचिंग या स्कूल जो होगा 5 किलोमीटर होगा तो एक समय लगता होगा। अगर मान लो और जस्ट डबल कर देंगे, उतने ही स्पीड से जाओ जितना स्पीड से शुरू में जाते थे, तो बेसिकली वो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और जब चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो जो दो क्वांटिटी होती है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। और यहाँ दो क्वांटिटी कौन कौन सा है, कि एक डिस्टेंस है और एक टाइम है, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर, और टाइम कितना है, यूनिट में लिख देता हूं, टाइम जो है वो 25 मिनट है, 25 मिनट है, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अभी बताया ना तुरंत जी। अब आपको पूछा क्या गया था कि एक हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन क्या था कि हाउ फार कैन ट्रेवल इन 5 आवर, 5 घंटे में कितना चलेगा। तो मान लो कि लेट x किलोमीटर चला, मान लो यानी इस x किलोमीटर चलने के लिए कितने, है ना, 5 घंटे का समय लगेगा, और ये भी आपको क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब आप बोलोगे कि आपने x ऊपर लिखा, क्यों, क्योंकि एक डिस्टेंस, देखो जब हमने स्टार्टिंग में जो रेशियो बनाया, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में उसका टाइम लिया, तो यहां भी वही काम करेंगे हम लोग कि जब अगला रेशियो जब भी बनाएंगे ना, तो ऊपर में हमेशा डिस्टेंस, नीचे में टाइम लेंगे। स्टार्टिंग रेशियो जो बनाया है ना, वो जिस तरीके से बनाया वैसे ही आगे के रेशियो बनाने होंगे, बट ध्यान रखिए ये आर में है टाइम, यानी अब ये दोनों सेम तो होगा, तो सेम कर दो, तो ये 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स, ये बराबर हो जाएगा x किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 5 आवर। आप बोलोगे क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है, देखो ये मिनट है आवर है, तो इसे या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दोगे, तभी तो ये घंटा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट आपके मन में था नहीं सर इसी को मैं घंटा में कन्वर्ट कर दूं, तो 25/60 कर दो, ये वो चीज है। बट क्यों डेसिमल में फंसोगे,
तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, जरा एक बार बताना मुझे। तो 14/25 इंटू एक्स बाय 300, आई थिंक यही मिल रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं तो यहां हो जाएगा 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 300। दोनों साइड अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो 14 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 25। अब आपको काटने तो आता ही होगा कि 5 से 5 बार में 25 और 5 छक्का 30 कट गया, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 मानी 12 25 60। यानी जो सिंपल एक्स का वैल्यू मिला है वो 14 गुना 12, और 14 गुना 12 कितना होता है, 14 दे 140 और 14 दूनी हो गया 28। 14 दूना 28, 14 दे 140, 14 दूना 28, यानी कितना हो गया 8 4 2 6 168, यानी 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर जाएगा। अब वहां 168 लिख लोगे है ना, और यहां पर नीचे 300 मिनट लिखोगे तो इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा। और देखो कितने आसानी से हमने, ये तो सिर्फ आपको लिख के मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया कि प्रॉपरली करेंगे क्या, लेकिन जब आप इसे एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि इन दोनों का रेशियो लिख देते हैं 14/25, और बाकी आगे का रेशियो भी सेम ही होगा, आगे का रेशियो भी सेम होगा। और चूंकि घंटा टाइम नीचे है तो 5 घंटे हैं तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले मिनट में था और इसका मान निकालना था। डायरेक्टली आप काट सकते थे 25 से कम 25, तो ये 5 बार में कटता तो ये 5 से कट जाता, और 5 से कटता तो 18 बार में कट जाता, 18 इंटू 14 सिंपल बोल देते कि 168 होता। सिर्फ इतना सा काम करके आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्या कि आप ये कब करोगे, जब आपको ये पूरा प्रोसेस पता होगा, तो इन प्रोसेस को आप मेंटली करोगे। क्या करोगे, मेंटली करोगे, ठीक है। चलो, तो ये बात भी आ गई। चलो एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहां जस्ट अपोजिट होता है कि दो क्वांटिटी अगर आपने लिया, एक क्वांटिटी एक्स और दूसरा क्वांटिटी वाई, ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में तब कहे जाएंगे कि, यानी एक क्वांटिटी आपने एक्स लिया और एक क्वांटिटी वाई लिया, ये इनवर्स में कब कहे जाएंगे, जब एक को बढ़ाए तो दूसरा कम हो जाए, या एक को कम करें तो दूसरा क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर इस तरीके से चेंजेस अगर दिखे अगर दो क्वांटिटी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जैसे एक लेबर जो है वो, है ना, आपके घर में झाड़ू जो है वो मान लो 1 घंटा में लगा देता है, लगा देगा, चलो ठीक है। अगर मैं 10 लेबर आपके घर में लगा दूं तो उसी रूम को झाड़ू लगाने में क्या ज्यादा समय लेगा 1 घंटा से, या 1 घंटा से कम लेगा, बोलोगे ज्यादा लोग फटाफट काम हो जाएगा, यानी कम समय लगेगा। तो यानी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लेबर की संख्या बढ़ाया तो काम जो है वो समय से पहले हो गया, यानी एक बढ़ने पे दूसरा कम हो गया। तो इस प्रकार से प्रोपोर्शन होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इस तरह का सवाल को जो पहले तरीके से मैंने बताया वैसे करोगे तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये अलग टाइप का चीज है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक चीज को बढ़ाने से दूसरा घटे और दूसरे एक को घटाने से दूसरा बढ़े, तो समझ जाना वो क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। यानी सिंपल तरीके से, एक तरीके से बोले, वो क्या बोले कि एक्स बढ़ाने से और दूसरा घटे, तो सिंपल इसमें ये होता है कि ध्यान समझिएगा कि पहला जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूसरे का, ऐसा लिखेंगे। और ऐसा लिखने से क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ए वाई जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे ऐसे, तो क्या मिलेगा कि एक्स वाई जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1 हो जाएगा। यानी अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो ये के कोई कांस्टेंट यानी पॉजिटिव इंटू 1 कर देंगे, राइट। यानी सही मायने में मैं बोलूं तो एक्स वाई जो हो जाएगा वो के बराबर, के क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। यानी सिंपल दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। अभी फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे वहां कराया था, और मैं पूरा क्लियर कराऊंगा तो ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो जो क्वांटिटी एक्स था वो मान लो x1 है और y1 है, और जो क्वांटिटी y था वो मान लो x2 है और y2 है, ये दो अलग अलग टाइप में होगा। तो अब इनका बात करना चाहिए। देखो तो इसमें क्या होगा, यहां ध्यान से समझो कि ये दोनों सेम ही चीज है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, हर बार सेम होगा। जैसे मैं बोलूं कि 5 लेबर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 लेबर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले वाले दोनों का गुना
और लास्ट वाले दोनों का गुना हमेशा बराबर होगा, क्योंकि काम तो उतना ही करना है। तो इसका मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि जो x1 y1 होगा वो x2 y2 के बराबर होगा। x1 y1 जो है वो x2 y2 के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से कोई दिक्कत है? नहीं है ना जी, बिल्कुल नहीं है। यानी यहां से क्या मिलेगा कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, y2 अपॉन y1, ये रिजल्ट मिलता है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, है ना, x और y, जिसमें वो x1 और y1 कंपोनेंट है और y जो है x2 और y2 कंपोनेंट है, तो ये इस रिजल्ट को फॉलो करते हैं। क्लियर है? ये मैंने पूरा आसानी से आपके सामने वो लिख दिया। क्लियर है बात? अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाओ। जैसे क्वेश्चन क्या है समझिए कि 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट। 6 पाइप है, वो किसी टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में फुल कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते, आगे बढ़ो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज। यानी 5 पाइप अगर होंगे तो कितने टाइम लग जाएंगे। अब सोचो कि अगर 6 पाइप अगर इतना लगे तो अगर पाइप कम रखेंगे तो आपको पता है कम रखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा भरने में। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। और हमने क्या बताया था, इसमें जो क्वांटिटीज होते हैं तो एक एक यहाँ क्वांटिटी के एक पाइप है और टाइम है। यहाँ जो दो क्वांटिटी जो है वो एक है एक्स और वाई जो होता था ना, उसमें किसी एक को मान लो पाइप और दूसरे को क्या मान लो टाइम। यानी पाइप और टाइम का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। तो आपको पता है पाइप कितना था 6 और टाइम कितना था 1 घंटा 20 मिनट। तो आप एक काम कर लो कि इसे या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 1 घंटा में 60 और 80 मिनट हो जाएगा, तो इंटू 80 कर लो। अब मान लो यहाँ क्या बोला कि 5 पाइप, तो 5 पाइप है और टाइम नहीं पता तो 1 मिनट लगेगा। ये मिनट में आएगा आंसर, क्योंकि हमने यहाँ मिनट किया तो मिनट में आएगा। अब यहां से सॉल्व करो, तो अगर आप यहाँ 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो x का मान पता क्या मिलने वाला है 6 गुना 80 और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 16 बार में कट जाएगा। हाँ, 16 बार में 16 25 16 25 16 इंटू कितना होता है? हाँ, 96। तो 96 आ गया आंसर आपको। ठीक हो ना, 6 छक 36 का 6 हासिल 3 और 6 कम 6 और 3 और 96। और 96 क्या मिला? मिनट मिल गया। और 96 मतलब 1 घंटा 36 मिनट। तो वैसे भी देखो कि अगर हमने पाइप को कम किया है, पहले 6 पाइप थे अब 5 पाइप है, तो देखो टाइम ज्यादा लगाना क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में था। देखो वैसे भी टाइम ज्यादा लगना चाहिए था, लगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये कि 6 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। यानी 6 मैन जो है वो 12 डेज में, यानी दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी तो मैन है दूसरी क्वांटिटी डेज है। हाउ मेनी डेज विल 9 men टेक टू डू द सेम वर्क। यानी 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऑब्वियसली मैन वर्क हमेशा इनवर्स होता है, आपको बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही। तो पूछा कितने डेज लगेंगे, तो मान लो मैन कितने हैं 9 है, तो मान लो x डेज लगेंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है तो 6 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। क्लियर है? और ये x का मान हो जाएगा। 3 से काटो तो 3 का 3 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 से 3 कम 3 और 3 चौके 12। यानी x का मान कितना हो जाएगा 8। तो कितने हो जाएंगे ये 8 दिन लगेंगे। तो वैसे भी आपको एक्सपेक्टेशन तो होना ही चाहिए था कि जैसे ही मैंने आदमी की संख्या को बढ़ा दिया, आदमी की संख्या को बढ़ा दिया तो समय तो कम लगना ही था। तो देखो पहले 12 दिन लगता था, अब 8 दिन लगता है। समझ में आया ये बात कि नहीं आया? चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और भी कितने टाइप के प्रोपोर्शन है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग अगले क्लास के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से देख पाए। हर दिन वीडियो जो है शाम के 7:15 में आता है, तो आप एकदम तैयार रहिएगा। मिलता हूं अगला लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने सोसाइटी का ध्यान रखिए और एक सुंदर सोसाइटी बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर से अगले वीडियो में।